हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के सेकेंड लॉज। और ये कंसेप्चुअल पार्ट है, मतलब इसमें हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। इसके बाद जो होगा न्यूटन का सेकेंड लॉ का ही लेक्चर होगा, उसमें हम केवल क्वेश्चन करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। न्यूटन के सेकेंड लॉ, जो भी गलत फहमियां हो रखी थी वो आज दूर होगा। जो पढ़ रहे थे ना F इक्वल टू एम ए, एक्चुअली फोर्स का वही फॉर्मूला नहीं है F इक्वल टू एम ए, रट गए F इक्वल टू एम ए। आज तुमको रियलाइज होगा कि F इक्वल टू एम ए किसके लिए है। तो फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ, मस्ती करना। 30 मिनट के लिए बंद कर दो। और जो लोग इस लेक्चर को इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हैं, लाइक कर दो यार, ठीक है। और जो लोग प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं जाके फटाफट देख लो। और इसके नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग नोट्स खुद से कर रहे हैं उनको सॉल्यूट है। और जो आलसी नहीं, आलसी वाला ट्रेंडिंग चल रहा है, आलसी नहीं। जो लोग नोट्स नहीं बनाना चाहते, भाई बहुत गलत बात है। जब जाते हो ना लड़ाई लड़ने, तो नोट्स जो है आपका हथियार जैसा काम करता है। तो नोट्स तो अपना नोट्स खुद बनाओगे, ठीक है। जब लड़ाई लड़ने जाओगे तो वो नोट्स नहीं काम देगा। नोट्स जो है हथियार जैसा काम करता है, ठीक है। क्या क्या तुमने पढ़ा, तो जल्दी फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ। पढ़ने वाले हैं न्यूटन सेकेंड लॉ 1 2 3 4 5 6, चलो 6 ही तक। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉस द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये सब 9th में पढ़ लिए थे आप लोग। The rate of change of momentum of any body is directly proportional to their force। तो सबसे पहले हम मोमेंटम को समझते हैं। मोमेंटम होता है, इसको हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी P इक्वल टू प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसका, मास और वेलोसिटी का। P इक्वल टू mv। और इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट जो है वो है मास का kg और इसका मीटर पर सेकेंड। इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, डायमेंशन फॉर्मूला वो है kg का कैपिटल M, मीटर का L और T-1। यह है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं P इक्वल टू mv पे। P इक्वल टू mv, ये जो है ना वेलोसिटी, वो दो टाइप की वेलोसिटी होती है। एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर मैं पूछूं p इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम यानी कि p इक्वल टू mu। फाइनल मोमेंटम क्या होगा भाई, तो जाहिर सी बात है pf mv। तो ये सब बातें आप लोग को आनी चाहिए। p इक्वल टू mv मतलब v जो है वो वेलोसिटी है। वेलोसिटी दो टाइप के होते हैं, इनिशियल मोमेंटम और इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से। मोमेंटम अगर इनिशियल पूछे, इनिशियल मोमेंटम p इक्वल टू mu और p इक्वल टू mv। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं मोमेंटम के बारे में। तो इसको रब कर देते हैं, वीडियो को पुश करो यार, वहां से पीछे जाके देख लो, ठीक है। चलो देखो मोमेंटम का रिलेशन देख लेते हैं। मास के साथ कैसा है, वेलोसिटी के साथ कैसा है, तो सुनोगे P इक्वल टू mv। इसका मतलब है कि पहले हम बात करते हैं P वर्सेस मास का।
ठीक है, मोमेंटम वर्सेस मास का। तो देखो भैया P जब बढ़ेगा, कब? जब मास बढ़ेगा। सुन, एक छोटा सा कंकड़ अपने पैर पे गिरा के देखो, ऐसे छोड़ के देखो, ऐसे एक छोटा सा कंकड़ ऐसे छोड़ के देखो अपने पैर पे, थोड़ा सा चोट लगेगा, मास ले लो पड़ा, छोड़ दो, अब गए हॉस्पिटल। कहने का मतलब है कि मास बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, मास बढ़ा, मोमेंटम बढ़ा, मास घटा, मोमेंटम भी घटा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बात कर लेते हैं मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी की। P इक्वल टू एम ना, इसके देख लिया, फिर अब इसका देखिए वेलोसिटी। तो देखो भैया, एक छोटा सा बॉल है, किसी को ऐसे करके फेंको, बहुत आसानी से रोक, मतलब मास वही है, बॉल वही है, वेलोसिटी कम, मोमेंटम कम, मास वही है, वेलोसिटी मतलब मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम ज्यादा होगा कब? जब वेलोसिटी ज्यादा होगा। मोमेंटम कम होगा कब? जब वेलोसिटी कम होगा। यही है मोमेंटम मास का रिलेशन, मोमेंटम और वेलोसिटी का रिलेशन। मेरे ख्याल से इतना आपको आता है, इतना आ गया समझ, मेरे को फील हो गया कि आप लोग को आ गया। चलो रब कर दे। अरे भैया मास बढ़ेगा, मोमेंटम बढ़ेगा, मास घटेगा, मोमेंटम घटेगा। एग्जांपल बता दिए, वेलोसिटी घटी, मोमेंटम घटी, वेलोसिटी घटी, मोमेंटम घटी। एक पेज ले लो, पेज और एक पेन, एक पेज ले लो, पेन, उसको छेद नहीं कर पाएगा, ठीक है, छेद नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब भैया पेन वही है, वेलोसिटी ज्यादा, फाड़ के रख देगा उसको, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। मोमेंटम एक इफेक्ट है, इफेक्ट देखो, और मोमेंटम ज्यादा है, समझ रहे हो ना? वेलोसिटी ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी कम, मोमेंटम। कैसे पता चल रहा है कि हम ऐसे किए तो उसको असर ही नहीं पड़ा, जब वेलोसिटी बढ़ा है मोमेंटम ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा, फाड़ के रख देगा, ठीक है। मास कम, मोमेंटम कम, मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा। लेक्चर सही जा रहा है? हाँ, एकदम परफेक्ट जा रहा है। चलो तो यहां रब करते हैं और बढ़ते हैं अगले दृश्य में, थोड़ा सा चाय नाश्ता के ब्रेक के बाद। नहीं, ब्रेक नहीं, चुपचाप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करो। देखो भैया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्स। मतलब जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा, जब किसी बॉडी पे, एक मिनट यार, हाँ, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बात समझ में आया? मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। नहीं समझे? चलो समझाते हैं। ये मान लो रहा पाथ, यहां पे है ऑब्जेक्ट जिसका मास है m, हमने लगाया इस पे फोर्स F, तो फोर्स लगाने से इसमें वेलोसिटी आ जाएगा। देखो ये है स्टेबल था, मैंने इसमें फोर्स लगाया, वेलोसिटी आ गया, मतलब वेलोसिटी आएगा तो बॉडी यहां आ जाएगा। मास तो वही है, मास हमने कैसा लिया है? कांस्टेंट मास लिया। 90% जो होता है ना, 95% मास को कैसा लिया जाता है? कांस्टेंट लिया जाता है, 95%, ठीक है। इसके बारे में जिक्र करेंगे हम। तो इसमें फोर्स लगा तो यहां का जो मोमेंटम होगा कुछ अलग होगा, यानी u, और यहाँ पे हो गया v। यहाँ का मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम mu, यहाँ का मोमेंटम फाइनल मोमेंटम mv। फिलहाल मतलब, और इसको चेंज होने में कुछ समय लगेगा, टाइम t। यही तो कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने में
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज होने में किसी बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स में। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाई। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। डेल्टा पी क्या है भाई? चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है भाई? डेल्टा टी चेंज इन टाइम। इन टाइम, अरे 0 सेकंड से चला था, 0 सेकंड से चला था, जाने में लग गया 2 सेकंड, पास में या 2 या 3 कुछ भी, ठीक है। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। बात समझ में आया? न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू ma नहीं कह रहा था, F इक्वल टू ma नहीं, वो कह रहा था न्यूटन का सेकंड लॉ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। न्यूटन का सेकंड लॉ, एक बार फिर से, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कह रहा था? F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, देखो यही बात कह रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्स। एक बार फिर से बढ़िया से समझते, बढ़िया से देखो। जब कॉन्सेप्ट है भाई, बढ़िया से कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। देखो न्यूटन का सेकंड लॉ कह रहा था कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। अच्छा ये बताओ, इस कांस्टेंट को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाएंगे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। और k का वैल्यू ऐसा सिस्टम में 1 होता है, यानी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यानी कि k इक्वल टू 1 इन ऐसा सिस्टम। ऐसा सिस्टम में k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, यानी F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉज F इक्वल टू ma नहीं, कहा मास और एक्सेलरेशन कहां जिक्र किया है? वो कह रहा है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड। किसी बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है वो इक्वल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी F इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। लेट अब देखो मोमेंटम, अब मोमेंटम में क्या होगा? लेट वी कंसीडर मास को मैंने कांस्टेंट ले लिया। कैसे ले लिया भाई? मास को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो हो जाएगा F इक्वल टू डेल्टा P के जगह पे mv बाई डेल्टा टी हो जाएगा। बोलो अच्छा, इंस्टेंटेनियस फोर्स क्या होगा? F एवरेज ये तो है डेल्टा P बाई डेल्टा टी। F इंस्टेंटेनियस होगा dp बाई dt, ये होगा F इंस्टेंटेनियस dp बाई dt। F इंस्टेंटेनियस क्या होगा? dp बाई dt। चलो रब कर दें एक बार, बढ़िया से इसको लिख दिया जाए। चलो 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 बढ़िया। देखो भैया, न्यूटन का सेकंड लॉस कह रहा था कि F इक्वल टू डेल्टा F प्रोपोर्शनल डेल्टा P बाई डेल्टा T, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हटाएंगे तो k लगाएंगे डेल्टा P बाई डेल्टा T, और k की वैल्यू ऐसा सिस्टम में 1 होती है, यानी डेल्टा P बाई डेल्टा T, यानी किसकी वैल्यू? F एवरेज। इसी अनुसार इंस्टेंटेनियस फोर्स मान लेते हैं एक dx पार्ट पे कितना लगा, ठीक है? तो F इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, F इंस्टेंटेनियस dp बाई dt। ये क्या है भाई? चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है भाई? चेंज इन टाइम। ये dp क्या है? चेंज इन स्मॉल चेंज इन टाइम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम और स्मॉल चेंज इन टाइम, ठीक है?
अब देखो क्या हम लिख सकते हैं, कि अगर वी कंसीडर m को हमने कैसा ले लिया, कांस्टेंट। 95% क्वेश्चन में मास को कांस्टेंट लेते हैं। 95% क्वेश्चन में मास को कांस्टेंट लेते हैं। तो हमने ले लिया कि मास कांस्टेंट है भाई। यहाँ पे मास जो है मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो क्या हुआ, ये बॉडी है जिसका मास m है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मास में परिवर्तन नहीं हुआ। मास मतलब कैसा है, कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। P के जगह पे mv बाई डेल्टा T, ये क्या हो जाएगा, एवरेज फोर्स है ना, एवरेज फोर्स, एवरेज वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर लगा लोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मास कांस्टेंट बाहर dv बाई डेल्टा v बाई डेल्टा T। अब ये चेंज, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये टाइम है। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी ये हो जाएगा m F इक्वल टू m, यानी F इक्वल टू ma तभी होगा, F इक्वल टू ma तभी होगा जब मास को कांस्टेंट लेंगे। मास को कैसा लेंगे, कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। मास को कैसा लेंगे, हिंदी पे मत जाना यार, ठीक है। मास को कांस्टेंट लेंगे, ठीक है। जब मास को कांस्टेंट लेंगे तो F, देखो मास कांस्टेंट बाहर dv बाई डेल्टा v बाई डेल्टा t, डेल्टा v बाई डेल्टा t वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या देगा, एक्सेलरेशन, F इक्वल टू ma। मतलब F इक्वल टू ma तभी होगा जब हम मास को कांस्टेंट लेंगे। चलो 5% वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। चलो छाप लो, जिसको छापना है छाप लो, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। एक दफा तेरे प्यार में हम यूं बिछड़ने लगे, एक दफा नहीं ये सब भागो भैया, दफा प्यार में फालतू चीज, हम तो सर रो रहे हैं। एक दफा प्यार में, देखो तो F इक्वल टू मेरे को मिल गया था, F इक्वल टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, और F इंस्टेंटेनियस मेरे को मिल गया था, dP बाई dt। तो क्या हम लिख सकते हैं, कि F वी कंसीडर, चलो कंसीडर करते हैं, ठीक है। चलो कंसीडर करते हैं, वो 5% और पहले तो 95% और 5% पे बात करेंगे। एक बार मास को कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट, और वेलोसिटी को वेरिएबल, ठीक है। एक बार ये फर्स्ट है, पहला केस में, फर्स्ट केस में। दूसरे केस में मास को वेरिएबल और वेलोसिटी को कांस्टेंट लेंगे। तीसरे केस में मास को भी
वेरिएबल, मास को भी वेरिएबल लेंगे, मतलब वेरिएबल मतलब मास लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, मास चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी भी वेरिएबल। एक केस और बन के आया, एक केस और बन के आया, एक टाइम मास को कांस्टेंट लेंगे और वेलोसिटी को भी कांस्टेंट लेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। चार बातों पे चार पॉइंट्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बताओ, क्या हम लिख सकते हैं F इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dp बाई dt? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। अब सुनो, F इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dmv बाई dt, क्योंकि P इक्वल टू होता है, क्योंकि P इक्वल टू होता है mv। P इक्वल टू क्या होता है भाई? P इक्वल टू mv। अब एक फॉर्मूला है F इंस्टेंटेनियस, F इंस्टेंटेनियस d m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, और यही है फोर्स का एक फॉर्मूला दे देते हैं। duv बाई dt का फॉर्मूला है u dv बाई dt प्लस v du बाई dt। मतलब एक बार u पहले v का डिफरेंशिएशन प्लस v पहले u का डिफरेंशिएशन। यहां पे देखो dmv, देखो इसी तरह है ये, m पहले dv बाई dt का डिफरेंशिएशन, इसके बाद v पहले dm बाई dt का डिफरेंशिएशन। यही है मेन फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ऑफ फोर्स का ये मेन फॉर्मूला। अगर हम लेट मास कांस्टेंट और वेलोसिटी वेरिएबल ले, वेलोसिटी कैसा ले? वेरिएबल लेते हैं, तो F इंस्टेंटेनियस क्या होगा? F इंस्टेंटेनियस क्या होगा? m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब देखो, मास कांस्टेंट ठीक, dv बाई dt ठीक, अब सुन, प्लस v पहले dm बाई dt और dm कैसा है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो यहाँ पे dm बाई dt, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन हो रखा है? dm बाई dt, मास का। मास कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म 0, यानी यहां से आएगा F इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, F इक्वल टू m dv बाई dt, और m ठीक है, dv बाई dt इक्वल टू a, क्योंकि a इक्वल टू क्या होता है, इसलिए a इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं dv बाई dt। काइनेमेटिक्स जाके पढ़ो यार, a इक्वल टू dv बाई dt और F इक्वल टू a में प्रूफ हो गया। और उस टाइम भी हम लोग प्रूफ किए थे, F इक्वल टू a में तभी प्रूफ होगा, F इक्वल टू a में तभी प्रूफ होगा जब मास कांस्टेंट होगा। इस बात को रख लो। एक काम करते हैं, मैंने मास को कांस्टेंट रखा और वेलोसिटी को वेरिएबल, तो m कांस्टेंट, m तो बाहर है, dv बाई dt का वैसे ही रहेगा, डिफरेंशिएशन होगा इसका, v dm बाई dt क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि मास क्या है भाई? कांस्टेंट है, किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, यानी F इक्वल टू m dv बाई dt, और dv बाई dt a इक्वल टू होता है dv बाई dt, यानी F इक्वल टू a में प्रूव हो गया। चलो यहां से भी प्रूव हो गया। मेन फॉर्मूला जो है ना फोर्स का यही है,
और इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि यही पढ़ेंगे F इक्वल टू एम डीवी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया ना मास कांस्टेंट, ये वेलोसिटी वेरिएबल, मास वेरिएबल और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हम कांस्टेंट कर देते हैं, इसको हम वेरिएबल कर देते हैं, इसको हम वेरिएबल कर देते हैं। अब देखो ये होगा 0, इस बार कौन कौन 0 होगा, देखो भाई इस बार m ठीक है, dv बाई dt वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब 0 प्लस v dm बाई dt, v dm बाई dt मतलब इस बार किसका डिफरेंशिएशन होगा, मास का। इस बार किसका डिफरेंशिएशन होगा, मास का। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो F इक्वल टू m v dm बाई dt, v dm बाई dt मतलब मास में कितना चेंजिंग हो रहा है। देखो फॉर्मूला F इक्वल टू m नहीं आया, इस बार F इक्वल टू m नहीं आया, क्योंकि F इक्वल टू m तभी होगा जब मास कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। मास कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा। देखो मैंने एक और केस बनाया, मास वेरिएबल वेलोसिटी कांस्टेंट। इस बार मैंने मास को वेरिएबल रख दिया और वेलोसिटी को कांस्टेंट रख दिया, तो F इक्वल टू v dm बाई dt। और इस बार हम लोग करेंगे मास का डिफरेंशिएशन, तब जाके ये सॉल्व होगा। बात समझ में आया? चल आगे बढ़ते हैं। इस बार हम किसको रखते हैं, अगला केस है मास वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, मास वेरिएबल, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, ये भी वेरिएबल। तो देखो भैया जब ऐसा कंडीशन होगा तो m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, यही होगा फोर्स का फार्मूला, यही होगा। क्योंकि इस बार कोई जीरो नहीं होगा, दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v को भी और m को भी। यहां पे कह रहा है फोर्थ केस कह रहा है क्या, मास कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। और ये सबसे खतरनाक केस है, सबसे खतरनाक। अब देखो क्या होगा, F इंस्टेंटेनियस क्या होगा भाई, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। अब सुनो, m ठीक है, dv बाई dt कांस्टेंट होने की वजह से 0, v dm बाई dt कांस्टेंट होने की वजह से 0, यानी कि किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0, और किसी बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0, यानी कि जो बॉडी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। जो बॉडी जिस मतलब उस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है। देखो वेलोसिटी वेरिएबल मतलब एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 मतलब उसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, कांस्टेंट एकदम लगातार वही है। कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रही, लगातार वही है। वेलोसिटी देखो मास तो कांस्टेंट है कहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि एक्सेलरेशन में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, वो कांस्टेंट लगातार उसी मतलब लगातार कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। अगर बढ़ती घटती तो एक्सेलरेशन होगा। गाड़ी की स्पीड बढ़ती घटती क्यों है, जब आप एक्सेलरेटर देते हो, मतलब वैसे ही उसी स्पीड में चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन 0, यानी लगने वाला नेट फोर्स 0, एकदम लगातार मोशन में है तो मोशन में ही चल रहा है। ओके ठीक है। तो एक केस और पढ़ लेते हैं, चलो इसको रब कर दे, छापना है छाप लो, मैंने चारों केस बता दिया। चलो रब करते हैं। अब सुनोगे ध्यान से, आपको पढ़ना है F इक्वल टू एमएस। 95% जो क्वेश्चन आएंगे IIT जेईई में वो F इक्वल टू एमए पे ही आएंगे, और एक क्वेश्चन आपसे एकाध क्वेश्चन हो सकता है 5% में से कोई दे दे या ना भी दे, वो मास जब वेरिएबल होगा। सुनो भाई, मास भी वेरिएबल होता है। अब कैसे, मान लो कि ये रॉकेट है, ठीक है, ये क्या है भाई, रॉकेट। वो दिवाली आ रही है ना, दिवाली, ठीक है, ये रॉकेट, और इस पे ये भारत का नक्शा
ठीक है, नहीं भारत का नहीं, ये रॉकेट है, ठीक है, ये रॉकेट है, भारत का हो सकता है नहीं, किसी देश का, ठीक है, जय हिंद जय भारत। देखो नहीं तो प्लेन लग जाएगा। देखो ये रॉकेट है, सुनोगे ध्यान से, रॉकेट में फ्यूल होगा, रॉकेट का मास ऑफ रॉकेट, फ्यूल होगा इसके अंदर, मास ऑफ फ्यूल सब मिला के होगा मास ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ फ्यूल। लेकिन जैसे ये लॉन्च होगा ऊपर जाएगा तो इसका फ्यूल खत्म होगा, इसका फ्यूल खत्म होगा। खत्म होने का मतलब है कि मास जो है लगातार क्या होगा, चेंज होगा। चेंज होने का मतलब घटेगा, लगातार घटेगा, क्योंकि फ्यूल का भी वजन था, मतलब उसकी जो मास है लगातार घट रही है। तो यहां पे F इक्वल टू एम ए नहीं यूज करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यूज नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि F इक्वल टू एम ए ही लगाओगे। F इक्वल टू एम ए तभी लगाओगे जब मास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट मास। और 95% क्वेश्चन में मास कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, 95% क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आप लोग समझ गए। चलो अब न्यूटन के सेकंड पार्ट में हम लोग, न्यूटन के सेकंड लॉ, मैंने इसको दो पार्ट में बांट दिया। न्यूटन के सेकंड लॉ में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन वगैरह, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे और रिकैप कर लेंगे। टाटा, बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू, बाय एवरीवन, जय हिंद।